हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरु इंस्टीट्यूट चंडीगढ़। मैं हूं डॉक्टर दीपा भारद्वाज आपके साथ में। और आज इस वीडियो में हम आपसे एक बहुत ही स्पेशल एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं। आईआईटी जैम जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर एंट्रिंग इन आईआईटीज। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अपीयरेंस में है, या फिर आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, तो हमारे पास में बहुत सारे डिसिप्लिन्स ऐसे हैं जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, जियोलॉजी है, जिसमें आप आईआईटी जैम का ये एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें क्वालिफाई होते हैं तो अपनी रैंक के अकॉर्डिंग आपको आईआईटीज में मास्टर्स करने का ऑप्शन मिलता है, इंटीग्रेटेड एमएससी विद पीएचडी करने का ऑप्शन मिलता है, एंड एमएससी विद एमटेक करने का ऑप्शन भी मिलता है। तो आज हम इस वीडियो में सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन में बात करेंगे कि कैसे कैसे हम इस एग्जाम को, कब इसका नोटिफिकेशन आता है, कैसे एग्जाम में हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्वेश्चंस कितने आते हैं, किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन करनी है। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ में। एडमिटिंग इंस्टीट्यूट फॉर जैम एग्जाम। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फर्स्ट पेज पर ही सारे आईआईटीज का लोगो आ चुका है। तो आप समझ गए हैं जो मैं बात आपसे कर रही हूँ कि अगर आपका एक सपना होता है, एक ड्रीम होता है, जब आप साइंस से अपना 11th एंड 12th में आते हैं कि आपको जेई क्वालिफाई करना है और आपको आईआईटी में जाने का सपना होता है, और फिर उसके बाद में अगर आप बीएससी करने के लिए आए हैं और आपको लग रहा है कि आप इंजीनियरिंग में नहीं जा सके हैं, या फिर पर्टिकुलरली आप आईआईटीज में नहीं जा पाए हैं, तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताया है कि अगर आप इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप गेट एग्जाम के थ्रू आईआईटीज में एंट्री ले सकते हैं। वहां से आप अपना एमटेक कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। गेट एग्जाम के बारे में अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे वीडियोस में जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। तो बात करते हैं जैम एग्जाम के लिए। मैं जैसे ही आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर आप अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, मैथ्स में है, बायोटेक्नोलॉजी में है, तो मन में एक रहता है कि हमें मास्टर्स कहाँ से करना है। अगर आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे अच्छा जो चांस है आपके पास में, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जो आईआईटी में जाने का सपना आपका था कभी कि मुझे आईआईटी में जाना है, वहां की लाइफ को एक्सप्लोर करना है, तो वो अपना ड्रीम आप यहां से फुलफिल कर सकते हैं। लोगोस में यहाँ पे यही दिया गया है कि इन सारे आईआईटीज में आपको जैम एग्जाम के बेसिस पे एडमिशन मिल सकता है। अगर आप एक अच्छी रैंक लेते हैं तो यहाँ पे सीट्स होती हैं मास्टर्स के लिए, और जैसे ही आपका जैम एग्जाम का रिजल्ट आता है उसके बाद में आप अपने फॉर्म्स फिल कर सकते हैं इन सारे आईआईटीज में। रिजल्ट शेयरिंग इंस्टीट्यूट्स हमारे पास में ना सिर्फ आईआईटीज बल्कि जैम के बेसिस पे, जैम रिजल्ट के बेसिस पे आप आईआईएससी बैंगलोर से भी मास्टर्स अपना कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास में है इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी, आप यहाँ से भी अपना मास्टर्स कर सकते हैं। आईसर पुणे एंड आईसर भोपाल, इन दोनों में भी एडमिशन जैम के बेसिस पे ही होता है। जंस्कार में एंड ऑल अदर एनआईटीज, डाइट, स्लाइट एंड आईएसटी। तो कहने का पूरा इसमें मतलब यही है कि अगर आपको एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन से अपना मास्टर्स कंप्लीट करना है, अगर वहां की लाइफ को एक्सप्लोर करना है और आपके मन में अभी ये थोड़ा सा रह गया है कि हम आईआईटी नहीं जा पाए। दूसरी चीज ये है कि क्या सिर्फ आईआईटी हमें सिर्फ नाम के लिए ही जाना है कि वो हमारा सपना था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका आपको रिजल्ट, आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो आईआईटी की लाइफ कैसी होती है आप सभी जानते हैं, बट फिर भी हमें ये बता देना चाहिए ताकि आप बूस्टअप हो जाओ कि आईआईटी से अगर आप मास्टर्स करते हैं तो पर्सनल लाइफ में आपकी क्या ग्रोथ होती है, आपकी पर्सनालिटी कैसे ग्रो होती है, वो तो एक अलग बात है। उसके अलावा भी आपका जो मेन चीज है, जो आपका करियर है, वो वहां पे जाके कितना अच्छा होने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मास्टर्स के अंदर अगर आप आईआईटी में एडमिशन आपको मिल जाता है तो वहां पे आपको वो सारी फैसिलिटीज मिलती हैं जिससे आप अपना करियर को बहुत अच्छे से बूस्टअप कर सकते हैं, एक डायरेक्शन दे सकते हैं। आपके पास में बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस होने वाले हैं। मास्टर्स के अंदर अगर आप एक आईआईटी में आपको एडमिशन मिल रहा है तो फर्स्ट ईयर में आपको सारे इंस्ट्रूमेंटेशन की टेक्निक्स आपको सिखाई जाती हैं, लर्न कराई जाती हैं। वहां पे आपके लैब्स होते हैं रेगुलर, और जो आप चीजें अपने थ्योरेटिकल बुक्स में पढ़ रहे होते हैं कि ये यूवी विजिबल होता है, ये आईआर होता है, ये एनएमआर होता है, वहां पर आईआईटी में जाने के बाद में आप सारे इंस्ट्रूमेंट्स को अपने सामने देखेंगे और आप उनको यूज भी कर पाएंगे। उसके बाद में जो फाइनल ईयर मास्टर्स का होता है उसमें आपको एक लैब अलॉट होती है, उनके गाइड के सुपरविजन में आपको अपना प्रोजेक्ट करना होता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा चांस है जिनको अपना प्रैक्टिकल नॉलेज भी बढ़ाना है। इतना अच्छा नॉलेज आपके पास में आता है, फिर आपको लगता है कि अच्छा मुझे अब क्या करना है, क्या मुझे रिसर्च में जाना है, तो वहां से भी आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। दूसरा है कि मुझे फॉरेन कंट्री में जाके सेटल होना है, मुझे वहां पे जाके रिसर्च करना है, तो जहां से आप पीएचडी, जहां से आप अपना मास्टर्स का प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं वहां
वहां से भी आपको बहुत अच्छे रिकमेंडेशंस मिलते हैं। उसके अलावा आप खुद से भी इतना एक्सप्लोर कर चुके होते हैं कि आप किसी भी फॉरेन कंट्री में किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन में आप अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड इसमें है कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो वहां का जो एनवायरनमेंट है, मास्टर्स का जो आपके जो साथ में आपको फ्रेंड्स मिलने वाले हैं क्लास में, वहां से आपको पता चलेगा कि कोई ओएनजीसी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, कोई बीआरसी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, कोई इसरो के लिए प्रिपेयर कर रहा है। अलग अलग वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको वहीं पे मिलेंगे, तो आप ये भी डिसाइड कर पाएंगे उस एनवायरनमेंट में जाके कि मुझे कहाँ पे अपने करियर को लेके जाना है, अब इसके बाद में मेरा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, क्या होना चाहिए। उससे नेक्स्ट चीज आती है कि आपको पता ही है कि अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो नेट जेआरएफ करना बहुत ही बेसिक है, कंपल्सरी है, बहुत अच्छी बात होती है। तो जो आप आईआईटी जैम का ये सिलेबस इसमें करके जा रहे होते हैं और जैसी पढ़ाई आईआईटी में होती है तो वहां पर फर्स्ट ईयर में, फाइनल ईयर में ही जाके आपका नेट जेआरएफ भी वहां पे कैंडिडेट्स का इजीली हो जाता है। तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स आपको एक साथ मिल रहे हैं, इसीलिए अपने आप को एकदम स्ट्रॉन्ग बना लीजिए कि हाँ, मुझे अब ग्रेजुएशन में मैं कॉलेज से कर रहा हूँ या फिर यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अपना एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से मुझे मास्टर्स करना है। तो यही आपके अंदर एक कीड़ा होना चाहिए। और इसके बाद में हम बात करते हैं टेस्ट पेपर्स की। तो देखिए हमारे पास में सारे ऑप्शंस इसमें मोस्टली मिल जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी से आप कर सकते हैं, केमिस्ट्री से कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स से भी आप कर सकते हैं। तो अगर आप साइंस के कैंडिडेट नहीं है और आप ये फील कर रहे हैं कि मैं आईआईटी में कैसे जा सकता हूं, मैं एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में कैसे अपना मास्टर्स कर सकते हैं, कैसे हम आप पीएचडी कर सकते हैं, तो वहां से आपकी एंट्री इकोनॉमिक्स से हो सकती है। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, जियोलॉजी से भी आप जा सकते हैं, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, तो हमारे पास में ये एंड मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, ये 7 हमारे पास में डिसिप्लिन्स आते हैं जिनमें आईआईटी जैम का एग्जाम होता है। आप इन सभी डिसिप्लिन में जाके अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम मिनिमम आप 1 एग्जाम दे सकते हैं, मैक्सिमम आप 2 डिसिप्लिन के लिए अपना एग्जाम दे पाएंगे। तो इसमें हाइलाइट्स में बात करते हैं। अभी हमारे पास में आईआईटी जैम 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्दी आने वाला है, अगस्त में नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद से ही इसका ऑनलाइन प्रोसेसिंग स्टार्ट होने वाली है। तो लास्ट ईयर हमारा 2023 का जो जैम का एग्जाम था वो आईआईटी गुवाहाटी ने कंडक्ट किया था, ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट था। हर साल एक अलग आईआईटी इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है, तो ये आपके बस नॉलेज के लिए है, ये आप कोई भी इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं इंडियंस। और तीसरी इसमें बात है कि ये पेपर भी सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, एक सिंगल पेपर आता है, सिंगल 7 टेस्ट पेपर्स में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये डिसिप्लिन्स हैं। और इसमें अगर आपका अंडर ग्रेजुएशन, अगर आप फाइनल ईयर में हैं या फिर आप अपना कंप्लीट कर चुके हैं ग्रेजुएशन, तो आप इस एग्जाम में इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे टेस्ट पेपर्स 3 टाइप के होने वाले हैं, एमसीक्यू, एमएसक्यू एंड नैट। इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने वाले हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि एमसीक्यू क्या होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मतलब आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे और आपको उसमें से एक आंसर फिल करना है। सेकंड हमारे पास में होता है एमएसक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसमें आपके पास में ऑप्शन तो 4 ही होंगे, लेकिन उसमें से 2 भी करेक्ट हो सकते हैं, 3 भी करेक्ट होने वाले हैं। तो इसमें आपका क्या है, मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चंस होंगे ये। एंड थर्ड हमारे पास में है नेट, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, जिसमें आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ होगा, आपको अपना आंसर निकालना है और फिल इन द ब्लैंक में उसको फिल करना है। इसमें एलिजिबल करने के बाद में हमारे पास में सीट्स के बारे में बात होती है, तो लगभग 3000 सीट्स आईआईटीज के पास में है। आप पीडीएफ जो आने वाला है या लास्ट ईयर का जो पीडीएफ है, 2023 का पीडीएफ है, आप उसमें जाके फुल डिटेल में देख सकते हैं कि कौन से पर्टिकुलर आईआईटी के पास में कितनी सीट्स होने वाली है। बट लगभग 50 to 60 सीट्स होती हैं मास्टर्स के लिए। तो टोटल 3000 सीट्स तो आईआईटीज के पास में होती है और उसके अलावा लगभग 2000 सीट्स एनआईटीज के पास में होती है। उसके साथ में आपको डाइट भी मिल गया और बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे और भी सीट्स अवेलेबल होती हैं। तो सीट्स सफिशिएंट होने वाली है, आपको बस एक अच्छी रैंक लेकर आनी है वहां पे। जैम स्कोर की यहाँ पे बात हो रही है कि आप अगर आपके पास में स्कोर कार्ड जब आएगा, अगर आपके पास में एक पर्टिकुलर रैंक आया है, तो आप देख सकते हैं कि आप किस रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन से आईआईटीज मिल सकते हैं, आपको कहां से करना है, आईसर मिल सकता है कि नहीं। तो ये स्कोर कार्ड आएगा, उससे आप डिसाइड कर पाएंगे। और अगर आपके पास में आपको ड्यूअल डिग्री करनी है, मास्टर्स नहीं करना है, अगर आपको लग रहा है कि आपको इंटीग्रेटेड करना है, मास्टर्स के बाद जस्ट पीएचडी भी करना है, तो वो ऑप्शंस भी आपको जैम के बेसिस पे मिलने वाले हैं। बहुत सारे आईआईटीज में ऐसे ऑप्शंस आ रहे हैं।
इसके बाद में हमारे पास में है कि जैम एग्जाम का स्कोर जो है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जंस्कार में बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है, पेट्रोलियम एनर्जी में, आईआईएससी बैंगलोर में वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन, आईसर भोपाल एंड आईसर पुणे, इन सभी में आप आईआईटी जैम के बेसिस पर ही एडमिशन ले सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं हमारे इसमें कि हमें कैसे कैसे हमारा टेस्ट पेपर आने वाला है केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री में हम बात कर रहे हैं कि क्योंकि हम जानते हैं कि अभी आपको प्रिपेयर करना है, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आप ग्रेजुएशन के तो हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री में हमारा क्या सिलेबस आने वाला है जैम के एग्जाम में। स्टार्ट हमारा होता है फिजिकल केमिस्ट्री से। देखिए आपको ये बात यहाँ पे समझनी है कि हमें कितना सिलेबस अटेम्प्ट करना है। अगर आप ग्रेजुएशन अपना कर रहे हैं तो हमें वहां पे बहुत सारा हर एक चैप्टर के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आने वाले होते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही पर्टिकुलर आपको टॉपिक्स मिल रहे हैं और इसके लिए आपको ये जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि सिलेबस में क्या आने वाला है। इसके लिए आप सिलेबस आपको मैं यहाँ पे समझा रही हूँ कैसे कैसे कौन कौन से कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। उसके साथ में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी देखने होंगे, देखना होगा कि कैसे क्या क्राइटेरिया है, किस टाइप के क्वेश्चंस कहां से आते हैं, कौन कौन से टॉपिक से बार बार कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो प्लीज आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखिए। आप बहुत सारे ऑनलाइन ऑफलाइन वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल हैं। आजकल डिजिटल मीडिया बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लोर आप उसमें कर सकते हैं जाकर, तो अपने टाइम को वहां पे यूटिलाइज करिए। और आपको जैसे ही आप अपना सिलेबस देखेंगे और ये देखेंगे कि प्रीवियस ईयर से कहां से आ रहा है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको किस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। ये एग्जाम भी साल में एक बार होता है, फरवरी 2023 में हो चुका है, अब फरवरी 2024 में होने वाला है। तो आप अगर सेकेंड ईयर में हैं, अगर आप ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में हैं या आप फाइनल ईयर में हैं, तो भी आपके पास में एक बहुत ही अच्छा टाइम है इसकी प्रिपरेशन करने के लिए। आप किसी भी ऑनलाइन कोचिंग में जा सकते हैं, ऑफलाइन कोचिंग में जा सकते हैं। हम यहाँ पर आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों टाइप का कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, लाइव क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे, आपको जो बेस्ट लगे अपने लिए, आप वो ऑप्शन में जाइए और देखिए कि लेकिन जो मेन गोल है वो यही है कि आपको अपना एग्जाम प्लान करना होगा। ऐसे नहीं होता कि आप 2 महीने पहले सोचने लग जाओ कि अच्छा फाइनल ईयर है, अभी की अभी एग्जाम हो पाएगा। या फिर कई लोग बच्चे ये सोच लेते हैं कि ये तो हमसे होने ही नहीं वाला है। स्पेशली वो जो कॉलेजेस को बिलोंग करते हैं, यूनिवर्सिटीज जो नॉर्मल ऐसे एरियाज में यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे इसका कोई अवेयरनेस नहीं है। अगर आप देखोगे तो बहुत ही मेन सिटीज जहाँ पे है, जहाँ पे प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पे इसकी अवेयरनेस बहुत ही ज्यादा है। बट फिर भी जो हमारा मैक्सिमम जो एरिया आता है, जहाँ पे रूरल एरिया है, जहाँ के बच्चे सिर्फ मास्टर्स या बीएससी मास्टर्स कर रहे होते हैं, उनको आइडिया ही नहीं होता है कि आप अभी अपना मास्टर्स आईआईटी से भी कर सकते हो, है ना। तो मन में कॉन्फिडेंस नहीं होता। पर मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप अच्छे डायरेक्शन में चलेंगे, सही डायरेक्शन को ऑप्ट करेंगे, तो आप इस एग्जाम को बहुत ही अच्छे से इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं एक अच्छी रैंक के साथ में। तो वही आपका गोल होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं सिलेबस से। फिजिकल केमिस्ट्री इसमें दिया हुआ है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आप देखेंगे, आप अपने बीएससी के फर्स्ट ईयर में ही पढ़ रहे होते हैं। जब फिजिकल केमिस्ट्री करते हैं फर्स्ट ईयर में ही आप इसको पढ़ लेते हैं, जहां पे हमारे पास में ब्लैक बॉडी रेडिएशन आ रहा होता है, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये सब बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं फिजिकल के। अगर आपने 11th एंड 12th अच्छे से किया हुआ है तो आपको इसे करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। दूसरा, अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर नहीं किया है, 11वीं एंड 12वीं का आपका सिलेबस उतने अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो आईआईटी जैम का जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे उससे पहले जाकर अपना 11th एंड 12th का एक बारी बेसिक्स को देखें, पढ़ें और समझें, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पे इसके बाद में हमारा ये पूरा का पूरा जो पोर्शन आ रहा है, ये क्वांटम से ही आ रहा है। 1 डायमेंशनल बॉक्स, रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शंस, तो ये सारा हमारा क्वांटम केमिस्ट्री से आएगा। शेप्स ऑफ एस पी डी एंड एफ ऑर्बिटल्स, हाइड्रोजन एटम का यहाँ पे स्पेक्ट्रम आने वाला है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये क्वांटम आ रहा है और उसके साथ में ही आपका कुछ पोर्शन केमिकल बॉन्डिंग से दिया हुआ है। तो ये हमारे इसमें फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री में फर्स्ट सेक्शन में ये दिया है। सेकंड हमारे पास में आता है गैसियस स्टेट।
ये भी कहां से आ रहा है, इसका हम पढ़ते हैं 11th क्लास में, जब सॉल्यूशंस हम कर रहे होते हैं उसके बाद में हमारे पास में गैसेस आती हैं, तो गैसेस से ही ये लिया गया है। यहाँ पे आप देखिए कोलिजन फ्रीक्वेंसी आ रही है, मीन फ्री पाथ आएगा, उसके बाद में मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद में हम देखते हैं आइडियल गैसेस चलेंगे, फिर उनका डेविएशन को हम देखेंगे, यहाँ पे हम वंडर वॉल इक्वेशंस देखने वाले हैं, एंड लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स। तो ये सारा गैसियस स्टेट के बारे में होने वाला है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत ही बेसिक है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत बाहर से आने वाला है या आपको बहुत एडवांस कोई स्टडी करने वाली है जो करने की जरूरत पड़ेगी। जो कुछ भी आप अपने ग्रेजुएशन में कर रहे हैं बस उसको एक रिदम के साथ में आपको फॉलो करना है कि मुझे इतने टाइम में इतना सिलेबस करना है, इतने टाइम में इतना करना है ना, तो उस हिसाब से आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएंगे इसको क्वालिफाई करने के लिए। थर्ड हमारे पास में आता है लिक्विड स्टेट्स, तो ये भी वही है, पूरा बेसिक्स होगा, वेपर प्रेशर आने वाला है, सरफेस टेंशन आने वाली है और विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स। ये सारे बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको आगे जब आप मास्टर्स कर रहे होंगे तो नेट एग्जाम देना होता है, उसमें भी ये सब कुछ आता है। 50% के लगभग ये IIT जैम का इसमें होता है, हमारे नेट के एग्जाम में होता है। तो सोचिए आप एक चीज के साथ में कितने बेनिफिट्स लेके जा रहे हैं। आप जैसे ही जैम की प्रिपरेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये बात होने वाली है, जैम तो क्वालिफाई हो ही रहा है, नेट भी क्वालिफाई होने वाला है इसके साथ में। सॉलिड स्टेट्स, यूनिट सेल्स आएंगे, क्रिस्टल सिस्टम का आएगा, एक्सरे डाइफ्रैक्शन आने वाला है, FCC BCC, डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स। ये बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं आपके। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट है IIT जैम के लिए। इसमें केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास में सारा यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव्स हो गया, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सारा वही है जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं अपने कॉलेज में अपने एग्जाम को पास करने के लिए। देखिए आप ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं कि आपको फर्स्ट ईयर में इतना परसेंटेज लेके आना है, सेकंड ईयर में इतना लेके आना है ना। तो आप इस चीज को ध्यान में रखिए कि जब आप वो पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पे तो आपको ये होता है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर है ना, लिखना होगा, लेकिन ये CBT है, ऑनलाइन पेपर आने वाला है, इसीलिए इसकी प्रिपरेशन का थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव नहीं आने वाला है, लेकिन बात वही होगी। तो बस आपको एडिशनली क्या करना है, आपको अपना एक डायरेक्शन लेना है और आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते रहने हैं। तो ये हमारे पास में हो रहा है पूरा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का होगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास में केमिकल एंड फेज इक्विलिब्रिया, तो इसके अंदर आप देखिए कि ले चैटेरियस प्रिंसिपल, लॉज ऑफ मास एक्शन, KP KC KX, pH हम यहां से निकालेंगे, बफर सॉल्यूशंस निकालने वाले हैं। ये हमारे पास में आएगा केमिकल एंड फेज इक्विलिब्रिया से आने वाला है। नेक्स्ट हम चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी हम अपने 12th क्लास में पढ़ चुके होते हैं और बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है जहां पे आपका कुछ पार्ट थ्योरेटिकल आता है, कुछ पार्ट आपका एक्सपेरिमेंटल आता है ना। तो इसको करना बहुत ही इजी है। यहाँ पे हम डिबे, हुक्कल, ऑन-सागर इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है। आयोनिक वेलोसिटीज, कंडक्टिविटी की बात करेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से, एंड एप्लीकेशंस ऑफ EMF, ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यहाँ पे आने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास में केमिकल काइनेटिक्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। केमिकल काइनेटिक्स में यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, टेम्परेचर डिपेंडेंसी, कोलिजन थ्योरी, कैटालाइज्ड रिएक्शंस, और ये सारा का सारा आप देखेंगे। इसके साथ में इन्होंने हमें यहाँ पे एसिड बेस कैटालिसिस भी दिया हुआ है इसी के अंदर। एड्सॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, कहां करते हैं हम एड्सॉर्प्शन? सरफेस केमिस्ट्री में करते हैं। 12th क्लास में आपने 5th चैप्टर में सरफेस केमिस्ट्री को किया होगा, तो ये वही आ रहा है, गिब्स एड्सॉर्प्शन इक्वेशन। आप वहां से आप कर चुके हैं ऑलरेडी, बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा उसको एक्सटेंडेड पार्ट आपको अपना पढ़ना है, तैयार करना है। आइसोथर्म, टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट्स, एंड ये लिक्विड्स के बारे में भी बात करेंगे। फिर आता है हमारे पास में स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो फिर से बहुत ही स्पेशल एक पार्ट आता है स्पेक्ट्रोस्कोपी का। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी तो देखिए आपको लेकर ही चलनी होती है। आप जब मास्टर्स में भी एडमिशन आपको मिल जाता है, उसके बाद में आपको UV, विजिबल, IR, इन सब से डील करना है। तो इसीलिए इस एग्जाम के पैटर्न में स्पेक्ट्रोस्कोपी को इंपॉर्टेंस मिलता है कि जब आप प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए जा रहे हैं कि IR इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे डील करते हैं, कैसे उसको आप ऑपरेट कर सकते हो, तो आपको उसका थ्योरेटिकल नॉलेज भी होना चाहिए। तो ये हमारे पास में स्पेक्ट्रोस्कोपी से आने वाला है। बियर-लैम्बर्ट लॉ, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, ये हमारा यहां से स्पेक्ट्रोस्कोपी से आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये हमारे पास में जो
स्टार्टिंग में हम करते हैं ना बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे होते हैं, हमें पता होना चाहिए यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, ये भी आप अपना 11th-12th में कर चुके होते हैं। यहाँ पे स्टीरियो सेंटर्स, एलिन्स का, बायोफिनाइल्स का कंफर्मेशन स्टीरियो केमिस्ट्री से आता है। सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स, पॉलीसाइक्लिक, सिस एंड ट्रांस सिस्टम्स, तो ये हमारा आ रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री भी इसी में इंक्लूडेड है। जब आप ये पढ़ लेंगे तो उसके बाद में ये बहुत ही इजी हो जाता है। ऑर्गेनिक लिंक होता है, इसीलिए इसको बिल्कुल भी जंप नहीं करना है कि मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं आ रहे। अगर आपको इंडक्टिव इफेक्ट नहीं आएगा, रेजोनेंस इफेक्ट नहीं आएगा, तो यहाँ पर बार बार वही लगाना ही है। आप यहाँ पर जब अपना रिएक्शंस को डील कर रहे होंगे यहाँ पे, तो आप देखोगे कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट यही मिलेंगे। कहीं पे तो आपको स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज करनी होगी, है ना। इसीलिए ऑर्गेनिक को क्या करना है, स्टार्ट से करना है बिल्कुल। तो यहाँ पे हम पूछेंगे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स की बात करेंगे, कार्बोकैटायंस, कार्बो एनायंस की बात करेंगे, बेंजाइंस की बात करेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम पढ़ रहे होते हैं, SN1 रिएक्शन पढ़ते हैं, SN2 रिएक्शन पढ़ते हैं, वो सारा हमें यहाँ पे करने के लिए मिला है। नेम्ड रिएक्शन भी यहीं पे है, ग्रिग्नार्ड हो गया, देखिए ऑर्गेनोलिथियम हो गया, ऑर्गेनो कॉपर, ये सारे के सारे यहाँ पे रिएक्शंस के नाम दिए हुए हैं। आपको बहुत अच्छे से इसको रीड आउट करना है। डायल्डर्स रिएक्शन आ गई है यहाँ पे, तो सारे रिएक्शंस भी यहाँ पे दी हुई हैं। ये ऑर्गेनिक का पार्ट है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस, ये हमारी बात हो गई है। अब ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा की यहाँ पे बात हो रही है। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा की यहाँ पे बात होगी। देखिए जैसे मैं बता चुकी हूं आपको, UV, IR, 1H NMR, ये सारे के सारे टेक्निक्स यहाँ पे हमें सीखनी है, करनी है। बहुत अच्छे से हम इसको कर पाएंगे। NMR करना होता है और 13C NMR उसमें आ जाता है। तो बहुत स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये पूरा पार्ट है, इजी होता है करने में, थ्योरेटिकल होता है, आपको स्टेप बाय स्टेप याद करनी होती हैं चीजें, और बहुत सारी चीजें इसमें समझ में आने वाली भी होती हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं। केमिस्ट्री ऑफ एल्कोइड्स, स्टेरॉइड्स, ये थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे इनका भी इन्होंने दिया हुआ है, तो आपको ये भी ऐड करना है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, अमीनो एसिड्स के बारे में, पेप्टाइड्स, ये भी हम अपना 12th में कर चुके होते हैं। सब रेलिवेंट है, इररेलेवेंट कुछ भी नहीं है। तो आप कहीं से भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि बहुत ही डिफिकल्ट कुछ आने वाला है, बहुत ही हवा पेपर का बना हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिलेबस को देखिए, सब कुछ आपका पढ़ा हुआ यहाँ पे मिलने वाला है आपको। एरोमेटिक एंड हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, अगेन इट्स वेरी इजी। यहाँ पे मोनोसाइक्लिक, बायोसाइक्लिक, ट्राइसाइक्लिक, एरोमेटिक रिएक्शंस को हम करेंगे, उनका सिंथेसिस देखेंगे, हेट्रो एटम्स के लिए देखने वाले हैं, और एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पहली बात तो ये है कि आप केमिस्ट्री में जब जा रहे हैं तो टेबल तो आपको आनी, पीरियोडिक टेबल तो आपको आनी चाहिए। तो पहला तो पूरा जो पोर्शन दिया हुआ है वो पीरियोडिक टेबल से ही दिया हुआ है, मतलब कि ये पार्ट हमारा कहां से आता है, पीरियोडिसिटी से आएगा। यहाँ पे अबाउस प्रिंसिपल, पीरियोडिसिटी, ऑर्बिटल एनर्जी, कोवेलेंट आयोनिक बॉन्ड्स, ये सारा का सारा पोर्शन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारा पोर्शन आपको कहां पे मिल रहा है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मिल रहा है। ये आपको बहुत सही से करना है, बहुत हेल्प करेगा आने वाले एग्जाम्स में भी। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे छोटा सा ये पार्ट जो दिया हुआ है इन्होंने, यहाँ पे ये आ जाता है एनालिटिकल केमिस्ट्री का आता है एक्सट्रैक्शन के लिए। देखिए ये कुछ सालों से IIT जैम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बट फिर भी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स जो कोई भी नहीं कर रहा है, जिससे पेपर में क्वेश्चन अभी आ ही नहीं रहा है, तो हमें लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, चलो इसको ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन क्या पता अगली बार आ जाए, क्या पता आपका उस टाइम पे लक ऐसा हो कि यहीं से क्वेश्चन आ रहा हो, और सोचिए आप करके गए हैं उसको। तो जो टॉपिक्स अभी नहीं, जहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं, देखो उनको जरूर करना है। बेशक आप टाइम कम दें, आप कम टाइम में इसको रेडी कर सकते हैं, बट ऐसे टॉपिक्स को आपको नहीं छोड़ना है, और हम आपको ये सारे टॉपिक्स कराने वाले हैं। केमिकल बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे। आयोनिक बॉन्ड, तो यहाँ पे हम पूरा पैकिंग ऑफ आयन क्रिस्टल्स की बात कर रहे हैं, रेडियस रेशियो रूल की बात कर रहे हैं, पोलराइजिंग पावर, फजान रूल, कोवेलेंट बॉन्ड, लेविस स्ट्रक्चर, वैलेंस, VBT यहाँ पे करेंगे, MOT करेंगे। अब देखिए VBT एंड MOT IIT जैम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से कई बारी 4-4 नंबर के क्वेश्चंस बन रहे होते हैं, बहुत ही इजी बन रहे होते हैं। आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है VBT MOT का, अच्छे से करिए इसको, आपका पेपर क्वालिफाई जरूर होगा। मेन ग्रुप एलिमेंट्स पे आते हैं। SNP, इसके लिए लगता है कि अरे SNP बहुत कुछ याद करना है, कहाँ पे पहले बोरोन का याद करो, फिर फॉस्फोरस का याद करो, कहीं सिलिकॉन का याद करो, है ना। तो इसको
क्या क्या कर रहे होते हैं कैंडिडेट्स, इसको थोड़ा छोड़ रहे होते हैं कि नहीं नहीं ये तो नहीं हो पाएगा, इसमें तो बहुत सारा हमें ना क्रैम करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसका भी एक अपना ट्यूनिंग बनाइए कि हम एक टाइप के एलिमेंट्स को एक साथ में करेंगे, एस वालों को एस के साथ में करेंगे, कहाँ कहाँ पे किस किस की प्रॉपर्टीज मैच कर रही हैं, तो ये आप ध्यान देके करोगे तो मेन ग्रुप एलिमेंट्स को आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो इसमें सारा क्या आएगा हमारे पास में, हम इसमें मोस्टली कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, है ना। तो यहाँ पे मेटल लिगेंड की केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं। यहाँ पे आपका ये कार्बोनाइल्स हो गया, नाइट्रोसाइल्स हो गया, मेटलसेंस हो गया, होमोजीनियस कैटालिसिस इन्वॉल्विंग विल्किंसंस कैटलिस्ट। देखो नाम इन्होंने दिया है, जो नाम दिया है वो तो पक्का पक्का आपको वो तो करना ही है ना। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब ये बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो इंटरडिसिप्लिनरी होते हैं। आजकल इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि इनकी एप्लीकेशंस भी बहुत ज्यादा है, तो आपको ये भी अच्छे से करना है। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम अपने ग्रेजुएशन में कर रहे होते हैं, हमारे पास में एक पेपर आता है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो वहां पे जब आप उसको अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको वहां पे ये भी हेल्प करेगा, वहीं से ही आपको ये करना है। यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा हुआ है ऑलरेडी Fe2 पॉजिटिव जिंक 2 पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स के बारे में इन्होंने दिया है, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, यहां से क्वेश्चंस आ जाते हैं भाई, तो ये आपको जरूर करना है। इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस, अब हमारे पास में क्या आ गया, IR स्पेक्ट्रा आ गया है, यहाँ पे भी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी होने वाली है। एनालिसिस ऑफ वाटर, एयर एंड सॉइल इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है कि इन स्पेक्ट्रोस्कोपी की हम बात करेंगे यहाँ पे, तो ये IR स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई है। एनालिटिकल केमिस्ट्री का इसमें आएगा हमारे पास में, एनालिटिकल केमिस्ट्री अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं जहां पे एनालिटिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस डायरेक्ट आ जाते हैं, इसीलिए आपको ये अच्छे से ये पार्ट करना है अपना, और बहुत ही इजी होता है। एसिड बेस ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है ना, डिटेल में बात करेंगे इसके लिए। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट्स की इसमें थोड़ा सा पार्ट, ये मैथमेटिकल पोर्शन भी यहाँ से आने वाला है। एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटीज हो गया, ये सब भी आप पढ़ चुके होते हैं ऑलरेडी, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है इसमें। तो यहाँ पर हमने पूरा सिलेबस डिस्कस किया है केमिस्ट्री के लिए बहुत डिटेल में। अगर आपको जानना है तो आप इस PDF को अपना प्रिंट आउट निकालिए और उसको आराम से देखिए, टिक लगाइए बुक्स में जाके, आप देखिए कि कौन कौन सी बुक्स आप रिकमेंड, कौन सी बुक्स अच्छी होने वाली हैं IIT एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं, ऑफलाइन कोचिंग कर सकते हैं, घर बैठे बैठे भी। अगर आपको लग रहा है कि आप रोज कॉलेज जा रहे हो तो आप कोचिंग कैसे करोगे, आप कैसे तैयारी करोगे, तो आजकल ऑनलाइन कोचिंग का बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है आपको। तो हमारे इंस्टीट्यूशन में हम आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों टाइप का कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, लाइव क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ में काउंसलिंग भी आपके यहाँ से हो सकती है। अगर आपको ये जानना है, कई बार ये क्या होता है कि आप बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं कि मुझे अपना ग्रेजुएशन ऑनर्स करना है, लाइक आपको फिजिक्स ऑनर्स करना है, केमिस्ट्री ऑनर्स करना है, मैथ्स ऑनर्स करना है, तो अगर आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं इस बात को लेकर तभी आप उस ऑनर्स वाले ऑप्शन में जाइए। अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगी यहाँ पे कि बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं, बहुत सारी जगह पे एडमिशंस ऐसे होता है जहां पे आपको रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। जैसे कि अभी मैं हमारे दूसरे वाले वीडियो में आप देख पाएंगे कि जब जैम में आप एडमिशन के लिए पर्टिकुलर IITs में जाते हैं तो मान लेते हैं वहां पे आपको MSc केमिस्ट्री के अंदर जाना है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन आपको दिया है कि आपका ग्रेजुएशन में मैथ्स भी होना चाहिए, है ना, और 12th में भी आपके पास में मैथ्स होना ही होना चाहिए, लेकिन आपको ये तो बात पता ही नहीं और आप ऑनर्स लेके आ गए हैं ना। तो अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट और आपको लग रहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री ही करना है तो आप ऑनर्स ऑप्ट आउट करिए, अदरवाइज आप पूरा एक पास कोर्स करिए, नॉन मेडिकल कोर्स आप कर सकते हैं जिसमें आप BSc, उसमें आपके पास में फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री तीनों ही होने वाले हैं। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं बहुत सारे, जैसे कि आप देखिए BARC है, ISRO है, इनके अंदर भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं अगर आप वहां पे जॉब के लिए अप्लाई करते हो। जैसे ISRO के अंदर अभी एक VSSC की वैकेंसी आई हुई है जिसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि आपके पास ग्रेजुएशन में मैथ्स होना चाहिए और आपने फिजिक्स ऑनर्स कर लिया है तो आप केमिस्ट्री कर लिया तो आप अप्लाई तो वहां से तो कर पाएंगे कि आपके पास केमिस्ट्री है, मास्टर्स है आपका केमिस्ट्री में, लेकिन अभी आपके पास में ग्रेजुएशन में मैथ्स नहीं है, है ना। तो ये आपको यहाँ पे काउंसलिंग की जरूरत है, एक प्रॉपर आपके पास काउंसलिंग होनी चाहिए, एक डायरेक्शन होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको बहुत अच्छे से प्लान करना है और अपने अच्छे से प्रिपरेशन में लग जाइए, अभी सफिशिएंट टाइम है। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सो मच।